हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हमने कहा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने डीएनए को देखा। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कहा डीएनए जो बना है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर के बना है। तो उससे पहले हमने न्यूक्लियोटाइड को देखा था। ये आपके पास एक पूरा न्यूक्लियोटाइड आता है, यहाँ से लेकर के ये वाला जो यहाँ से लेकर के ये वाला जो रीजन है जिसमें आपने कहा कि शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है एंड फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो और इसी की जो एक चेन है वो क्या बनाती है, पूरे न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनाती है। सेम ऐसे आपके पास एक दूसरी चेन आती है और दोनों चेन मिल करके यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमने एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में था। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे कि अभी तक आपने क्या बातें की हैं, अभी तक हमने बातें की हैं कि यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए का वो किस चीज से मिलकर के बना है। सबसे पहले तो बैकबोन आती है। ठीक है, दो बैकबोन आती है। कैसे, हमने बोला ये दो बैकबोन है, एक बैकबोन ये है और एक ये है। ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे, नाइट्रोजनस बेस से। ये जो बैकबोन है ये शुगर एंड फॉस्फेट की चेन है। ठीक है, शुगर फॉस्फेट मिल करके पूरी एक बैकबोन बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस में आपके एडिनिन आते हैं और आपका क्या आता है, प्यूरिन आते हैं, पिरिमिडिन आते हैं। ठीक है, प्यूरिन में आप एडेनिन एंड ग्वानिन की बात करते हैं, पिरिमिडिन में आप थाइमिन और साइटोसिन की बात करते हैं। आपने कहा एडेनिन से क्या जुड़ा होगा, थाइमिन जुड़ा होगा, साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा होगा। एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड है। हाइड्रोजन के क्या है, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जिन्हें हम कहते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन आपके पास आता है। चलिए यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैंने कहा यदि यहाँ पर यदि हमारे डीएनए में आपके पास डीएनए का एक सेगमेंट आया है। ठीक है, डीएनए का एक सेगमेंट आपके पास आया है और आपसे पूछा गया है कि यदि डीएनए के किसी सेगमेंट या सीधा आप डीएनए में लिखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन पता होना चाहिए। मैंने कहा आपके पास क्वेश्चन ये है कि अगर एडेनिन कितना है, 30% है, तो आप बताइए ग्वानिन का जो परसेंटेज है आप उससे बताइए। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर एडेनिन 30% आता है तो बताइए ग्वानिन का कितना परसेंट यहाँ पर होगा। तो अब आपको यहाँ पर एडेनिन का परसेंटेज दिया गया, आपको ग्वानिन का भी निकालना है। ग्वानिन का निकालने के लिए आपको हमने कहा साइटोसिन एंड थाइमिन का भी निकालना है, यानी कि प्यूरिन का परसेंटेज आपको दिया गया है। क्लियर है, प्यूरिन का परसेंटेज आपको दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पर किसको, ग्वानिन को। प्यूरिन में एडेनिन का आपको दिया गया है और आपको क्या करना है, ग्वानिन का निकालना है। तो एक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि जितनी प्यूरिन है उतनी पिरिमिडिन है, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर हमने कहा कि जितने एडेनिन होंगे यहाँ पर उतने ही यहाँ पे क्या होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा था, किससे कौन बाइंड कर रहा है, हमने कहा जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन है उतने ही क्या है, ग्वानिन यहाँ पर होंगे। तो इस बेस पे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इजी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। हम बात कर रहे थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसमें हमने कहा था कि जो डीएनए है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, उससे रिलेटेड आपने ये स्ट्रक्चर स्टडी किया था। इस स्ट्रक्चर में आपके पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि डबल हेलिक्स। कहाँ पर है डबल हेलिक्स, ये आपको बता रखा है, डबल हेलिक्स है। ठीक है, डबल हेलिक्स के बाद आपके पास एक वर्ड आया है हिस्टोन। हिस्टोन के बाद आपके पास एक वर्ड आया है न्यूक्लियोसोम। उसके बाद आपके पास एक वर्ड आया है क्रोमैटिन फाइबर, या क्रोमैटिन भी आप लिख सकते हैं सिंपली। उसके बाद आपके पास एक वर्ड आया है क्रोमोसोम।
ठीक है, पहले इन सारे वर्ड्स को आप देखिए और उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हमने ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने स्टडी किया है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ये जो डायग्राम है ये देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे डिस्कस किया था। बताइए, डबल हेलिक्स, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, इनमें डिफरेंस क्या है? आप डायग्राम को देखिए और ये जो सारे वर्ड्स हमने लिखे हैं इनको डिफाइन कीजिए। चलिए, तो एक एक करके यहाँ पर चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा, सबसे पहले बात करते हैं डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में आपने क्या पढ़ा है? हमने डबल हेलिक्स में बात की है कि यहाँ पर शुगर है और शुगर फॉस्फेट की चेन है। ठीक है, इस प्रकार से शुगर फॉस्फेट की चेन है डबल हेलिक्स में, जो कि किससे जुड़ा है? नाइट्रोजनस बेस से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो डबल हेलिक्स में इसी प्रकार से एक चेन यहाँ पर भी बनेगी, कि आप समझते हैं डबल हेलिक्स को। डबल हेलिक्स के बाद देखिए, ये तो क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो आप समझते हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। हमने कहा हिस्टोन क्या है? एक प्रोटीन है। तो अगर मैंने कहा हिस्टोन, हिस्टोन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्लस डीएनए मिलकर के बना रहा है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, हिस्टोन और प्रोटीन मिलकर के क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसोम बना रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये आपके पास क्या आता है? पूरा हमने कहा न्यूक्लियोसोम आता है। अब पूरी न्यूक्लियोसोम की एक चेन, पूरी न्यूक्लियोसोम की एक पूरी चेन क्या बनाती है? हमने कहा चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या मिलकर बना रही है? आपने कहा क्रोमैटिन। इतनी बात क्लियर है? क्रोमैटिन बना रहा है। अब हमने कहा क्रोमैटिन क्या है? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज है, जिसे हम क्रोमोसोम नाम दे रहे हैं। तो इतनी चीज आप समझिए। चलिए, तो ये हमने बात की है पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बाद। इसके अलावा हमने यहाँ पर बोला है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 5 प्रकार का होता है, और 8 प्रकार के जो यहाँ पर क्या है? हिस्टोन की जो बॉल्स हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन को बनाते हैं। तो अगर हम हिस्टोन को देखें तो हमने कहा था सबसे पहले क्या आता है? H1 आता है। ठीक है, फिर H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, H2A के भी हमने कहा 2 यूनिट होते हैं इस प्रकार से, H2B के भी 2 यूनिट होते हैं, H3 के भी 2 यूनिट होते हैं, और सेम H4 के भी आपके पास 2 यूनिट आती हैं। अगर आपने टोटल काउंट की है तो कितने हुए ये यूनिट? H1 को हटा करके अगर हम देखें, अगर हम H1 को हटा करके देखें तो 2, 4, 6, 8, आपके पास कितनी यूनिट आई हैं? टोटल 8 यूनिट आई हैं। ये 8 यूनिट मिला करके हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हिस्टोन के एक जो बॉल होता है, हिस्टोन का एक बॉल मिल करके क्या बनाता है? एक हिस्टोन के एक बॉल में कितने यूनिट है? आपने कहा 8 यूनिट है। तब क्वेश्चन ये आता है कि H1 कहाँ जाता है? हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार का पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ये लाइन्स पढ़ी हैं, अगर आपने ये लाइंस पढ़ी हैं, तो हमने क्या बोला? हिस्टोन के रूप में सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन देखे गए हैं, जो बुनियादी अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन से भरपूर है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड है, लाइसिन है, आर्जिनिन पाया जाता है। हिस्टोन जो है 5 प्रकार के होते हैं: H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हिस्टोन ऑक्टोमर में जीन विनिमय में महत्वपूर्ण 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 अणु होते हैं। यहाँ पर हिस्टोन है पूरे 5 प्रकार का हिस्टोन। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पर भी देख लीजिए, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। सेम चीज हमने यहाँ पर की है। हमने बोला है कि हिस्टोन क्या है? 5 प्रकार के हैं: H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब यहाँ पर जो हिस्टोन बना है, हिस्टोन प्रोटीन जो बनी है, वो 4 हिस्टोन के ऑक्टोमर से बनी है। ये लाइन पढ़िए, हिस्टोन ऑक्टोमर में, ऑक्टोमर यानी कि 8 यूनिट की बात हो रही है। जीन विनिमय में महत्वपूर्ण 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 अणु होते हैं। 4 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर होंगी, कौन कौन सी? एक ये, दूसरी, तीसरी ये और चौथी ये, और चारों के 2-2 यूनिट यहाँ पर होते हैं, जो ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें पूरी बॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टोमर कहेंगे। अब H1 का क्या काम है? तो ध्यान से देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर ये तो क्या है? न्यूक्लियोसोम है। इस वाले भाग को
हम इस वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। लेकिन बीच वाला ये जो पोर्शन आता है इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए पे आपका क्या पाया जाता है, H1 हिस्टोन पाया जाता है। तो ये क्या है, H1 हिस्टोन है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से H1 हिस्टोन पाए जाते हैं। तो हमने क्या समझा, 4 प्रकार के हिस्टोन मिल करके हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, जिस पे जो है वो डीएनए क्या होगा, रैप होगा। यानी कि ये बॉल है और इस प्रकार से डीएनए रैप हो रखा है किस पे, हिस्टोन प्रोटीन पे। इसके अलावा जो H1 हिस्टोन है वो लिंकर डीएनए पे होगा। तो लिंकर डीएनए किसे कहते हैं, मैंने कहा एक न्यूक्लियोसोम ये है और एक न्यूक्लियोसोम ये है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम। ये भी हिस्टोन प्लस डीएनए है। बीच में सिर्फ डीएनए का आपको स्ट्रैंड दिखाई देगा, उसे हम लिंकर डीएनए कहेंगे, और जिसमें आपका H1 हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे ध्यान देते हैं। हमने कहा न्यूक्लियोसोम इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन प्रिवेंटिंग डीएनए फ्रॉम अ टैंगलिंग कंटेनिंग नियरली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रोमैटिन। ठीक है, यहाँ पर आपने बोला कि अगर हम बात करें कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, बेस पेयर समझ रहे हैं आप, प्यूरिन पिरिमिडिन की बात हो रही है। आपने कहा 200 बेस पेयर। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजनस बेस की बात नहीं हो रही है, बेस पेयर की बात हो रही है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितने 200 बेस पेयर पाए जाते हैं डीएनए के। द फर्दर पैकेजिंग ऑफ chromatin is facilitated by a NHC non-histone chromosomal protein। तो हमारे पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आता है जिसे आप क्या कहते हैं, NHC से, नॉन एन से नॉन, H से हिस्टोन, एन सी से क्या है, क्रोमैटिन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। तो अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास क्या आता है, डीएनए, हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो दो प्रोटीन आ रही है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब हमारे पास दो कुछ वर्ड्स आते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक आता है यू क्रोमैटिन और दूसरा आता है हेटेरोक्रोमैटिन। आपने कहा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरियाज वेयर इन क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड एंड दे टेक अप द लाइट स्टेन। हमने कहा कि जो यू क्रोमैटिन होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं, यहाँ पर लूजली पैक्ड होते हैं। ये पैकेजिंग जो है वो लूज है। वहीं हेटेरोक्रोमैटिन में हमने कहा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरियाज होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यू क्रोमैटिन क्या है, एक्टिव एरियाज हैं जो लूजली पैक्ड होते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, यहाँ पर इनएक्टिव एरियाज हैं वेयर इन अ क्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड एंड टेक्स अप द डार्क स्टेन। दोनों में डिफरेंस को आप समझिए। हमने कहा न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन में एक दोहराई जाने वाली इकाई है जो डीएनए को उलझने से रोकती है, जिसमें लगभग 200 बेस पेयर, बीपी का मतलब है बी से बेस, पी से पेयर। ठीक है, क्रोमैटिन के आगे की पैकेजिंग यहाँ पर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन द्वारा सुगम की जाती है। अब यू क्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन दो शब्द आते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल रूप से सक्रिय क्षेत्र होते हैं जिसमें क्रोमैटिन शिथिल रूप से पैक होते हैं और वे हल्के दाग देते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल रूप से निष्क्रिय क्षेत्र हैं जिसमें क्रोमैटिन सघन रूप से पैक होते हैं और गहरे दाग को अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए, अगर यहाँ पर कोई डाउट आपका आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें हम बात करेंगे कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ नए फीचर्स नहीं आते हैं। आप देखेंगे जब आप यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, अलग अलग पॉइंट्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं अभी तक डीएनए के बारे में। ठीक है, अब आप जब फीचर्स की बात करते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर ले सकते हैं। एक करके पढ़ते हैं। आपने कहा DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide। ठीक है, आपने कहा डीएनए क्या है, एक लंबा पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब आप समझते हैं एक यूनिट है, उसको हम मोनोमर कहते हैं। मोनोमर का मतलब होता है एक। उस एक यूनिट की बहुत सारी चेन आप बना दीजिए। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। ठीक है, तो हमने कहा पूरी जो चेन होती है किसकी चेन है, तो डीएनए किसकी चेन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। तो हमने कहा न्यूक्लियोटाइड में हम सेम लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबो का। इसका मतलब आपको ये बताया गया है कि जो शुगर है यहाँ पर ये डीऑक्सी
शुगर है, ठीक है। हमने कहा राइबोज, एक तो आपने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, और एक आपने कहा था कि यहाँ पर अगर आप आरएनए की फुल फॉर्म देखेंगे तो राइबोज शुगर, राइबोज शुगर की बात नहीं हो रही है, डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात हो रही है। क्लियर है? तो डीएनए क्या है, पॉलीमर है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड का। इट इज मेड अप ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, किससे मिलकर के बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है, पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फॉस्फेट ग्रुप से। अब हमने कहा पेंटोज शुगर क्या होती है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है जिसमें 5 कार्बन वाला जो शुगर होता है, ठीक है। अब हमने कहा 5 कार्बन वाली शुगर है, तो ये किस में आएगा, मोनोसेकेराइड में, ऑलिगोसेकेराइड में या पॉलीसेकेराइड में, ये आपका होमवर्क है, आपको ये चेक करना है क्योंकि सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। नाइट्रोजनस बेस है तो कितने प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन है, पिरिमिडिन है, प्यूरिन के टाइप्स, पिरिमिडिन के टाइप्स हो गए हैं। फॉस्फेट जो ग्रुप है वो कैसे अटैच हुआ, हमने कहा फॉस्फोरिक एसिड जो था उसने किससे रिएक्शन की, यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर की जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 से किसने रिएक्ट किया, यहाँ पर जो आपका फॉस्फोरिक एसिड आता है, क्या फॉर्मूला है फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 हमने देखा था। जब H3PO4 किससे बाइंड करता है, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 से, तो आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, हमने कहा यहाँ पर बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि दो यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेंगे, कहाँ कहाँ पे, एक तो हमने कहा कार्बन नंबर 5 में जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड का, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से अटैच होता है। सेम वही प्रोसेस है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बने हैं, इसीलिए हमने कहा डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ठीक है। क्लियर इतना, हमने कहा तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बनी है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना है, कैसे कैसे ऐड हुए हैं इसके बारे में हमने बात कर ली है। वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ शुगर फॉस्फेट एंड अ बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। हमने कहा यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड बने हुए, न्यूक्लियोटाइड की पूरी एक चेन है, यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन बनी होती है वो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बनी होती है, ठीक है, 2 चेन होती हैं और दोनों चेन की जो यहाँ पे बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट से बनी होगी। अब दो चेन को आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं वो है नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है इतना, पहला फीचर है, क्या बताता है आपको, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई एक नया पॉइंट आया होगा। लेकिन देख लेते हैं, टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दोनों जो चेन होती है वो कैसी होती है, एंटी पोलर होती हैं। एंटी पोलैरिटी आपको देखने को मिलती है, एंटी पोलैरिटी का क्या मतलब है, क्योंकि आपने बोला फॉर एग्जाम्पल ये 1 to 10 है और ये 10 to 1 है, तो क्या है, एंटी पोलर है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने डीएनए में क्या देखा था, 5'3' एंड एक चेन में 5'3' मिलेगा और दूसरी चेन में आपको क्या मिलेगा, 3'5' मिलेगा। यही हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, एक ये है, हमने कहा ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है और ये 5' है। इसका रीजन भी हमने समझा था कि क्या होता है, हमने कहा 5' एंड हमें बता रहा है कि कार्बन नंबर 5 का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है, और 3' हमें बताता है कि जो यहाँ पर पेंटो शुगर की जो कार्बन नंबर 3 है वो क्या है, यहाँ पे फ्री है, ठीक है। सेम यहाँ पर हमें बताया कार्बन नंबर 3 फ्री है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। क्लियर है इतना, क्यों 5'3' एंड है। अब ये बताइए कि ये एंटी पैरेलल क्यों है, एंटी पैरेलल इस वजह से है क्योंकि हमने कहा था कि नाइट्रोजनस बेस को नाइट्रोजनस बेस से ही कनेक्ट होना था। आपने क्या देखा कि प्यूरिन पिरिमिडिन से ही ऐड होगा। अगर हम दोनों को सेम सिचुएशन में रखते, सेम डायरेक्शन में अगर हम रखते, तो यहाँ पर इसका जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पर आएगा और इसका नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर आएगा। हमें क्या चाहिए कि दोनों के नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर आए, इसका यहाँ पर आए और इसका यहाँ पर आए, तब जाके यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। इसके लिए हमने क्या किया, पूरे पेंटो शुगर को हमने ट्विस्ट कर दिया था इस प्रकार से, ठीक है। हमारे पास पेंटो शुगर ये थी और हमने इस प्रकार से ट्विस्ट कर लिया, तो पहले जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पर था, अब नाइट्रोजनस बेस इधर आ गया है। क्लियर है इतना, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको बता रखा है द बेसेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है इतना, यही हमने बोला था कि नाइट्रोजनस बेस आपस में कैसे कनेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार के आपको मिलेंगे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एच बॉन्ड जिसे आप कहते हैं, फॉर्मिंग बेस पेयर
बनाते हैं कौन? अब बेस पेयर का मतलब क्या है? देखिए, नाइट्रोजनस बेस और बेस पेयर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने कहा ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस प्रकार से, जो किससे मिलकर के बना है? शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर के बना है। ये आप अगर पूरा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? हमने बोला था एंटी पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास दो चेन आई है, ठीक है। इसमें हमने बोला, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेस पेयर कितने हैं, बेस पेयर आपके कितने आते हैं? दो बेस पेयर आ गए हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, तो आपने कहा 4 होंगे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस के 1 2 3 4 बेस पेयर कितने, पेयर कितना बना है? आपने कहा दो यहाँ पर बने हैं। तो यही आपको समझना है बेस पेयर और नाइट्रोजनस बेस के नंबर में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। एक बार आप क्या करेंगे, पूरे डायग्राम को देखेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे फीचर्स के बारे में। आपने बोला द बेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्ड फॉर्मिंग अ बेस पेयर। क्या बनाते हैं? जो बेस पेयर बना रहे हैं, कौन? नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ करके बेस पेयर बना रहे हैं, कौन? प्यूरिन एंड pyrimidine। एडेनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन। आपने बोला था कि जो एडेनिन है वो हाइड्रोजन कितने डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ेगा? थाइमिन से जुड़ेगा। फॉर्म अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। ग्वानिन बॉन्ड्स विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। ड्यू टू दिस प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू pyrimidine। हमेशा क्या होगा? प्यूरिन pyrimidine के अपोजिट में आएगा। दिस फॉर्म अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड। और आपने देखा होगा कि दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए आपको एंगल्स के बारे में हमने बात की थी, हमने देखा था कि एंगल क्या है यहाँ पर, क्लियर है। नेक्स्ट हमने बोला द टू चेन्स आर कॉल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। अगर दो जो चेन है वो राइट हैंडेड यानी कि अपने आपके दाएं हाथ के तरफ अगर मुड़ रही हैं, द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। हमने एक टर्न की बात की थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टर्न क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टर्न क्या होता है, यह है डीएनए। तो एक टन का मतलब क्या है? एक टन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एक टन कहलाता है, जिसमें जो बेस पेयर होते हैं आपके वो कितने होते हैं? 10 बेस पेयर, 10 बीपी। बीपी का मतलब होता है बेस पेयर। इसका मतलब 5 यहाँ होंगे और 5 यहाँ होंगे। ध्यान रखिए, 5 यहाँ होने चाहिए, 5 यहाँ होने चाहिए। मैंने कहा 10 बेस पेयर हैं, तो नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे? नाइट्रोजनस बेस होंगे 20, ठीक है, क्योंकि एक पेड़ में कितने नाइट्रोजनस बेस है? 2 नाइट्रोजनस बेस है। अब हमने कहा इसकी लेंथ कितनी होगी? यहाँ पर आपको बोला गया कि जो यहाँ पर पिच ऑफ डीएनए है, तो पिच ऑफ डीएनए का क्या मतलब? पिच ऑफ डीएनए कितनी होगी? 3 नैनोमीटर, यही हमने बोला था, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। ये हमने यहाँ की क्या ली थी? लेंथ ली थी। चलिए, due to this the distance between the base pair in a helix is about 0.34 नैनोमीटर,
ठीक है, किसके बीच में, यहाँ पे डिस्टेंस बताया गया है बेस पेयर के बीच में, यानी कि एक पेयर ये है एक पेयर है, दोनों के पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर होगा। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस confirm the stability to helical structure addition to H bond। यहाँ पर हमने कुछ फीचर्स के बारे में बात की है और हम देख रहे हैं कि हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वही सारे डीएनए के फीचर्स आते हैं। जब आपने डीएनए का स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे वही उसी से रिलेटेड सारे फीचर्स हमारे पास आते हैं। तो आपको करना क्या है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ऐड हुई हैं, कैसे वहाँ पे बॉन्ड बने हैं, कौन कौन से बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।